Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, last day I taught you about health related careers, and today I'm going to continue that topic. So let's start that. Another field of so we were at this point. I was telling you about health related careers, and we were at the last paragraph. So let's start that. Let's continue that paragraph. Another field of career is athletic training under health related careers. But in India, such careers are available only at the national level. जो दूसरा कैरियर है फिज़िकल एजुकेशन के क्षेत्र में, वो है एथलेटिक ट्रेनिंग का. लेकिन भारत में इस तरह का कैरियर जो है वो नेशनल लेवल पर ही केवल अवेलेबल होता है. आप स्टेट लेवल पर किसी एथलेटिक ट्रेनर को नहीं पाएंगे. जनरली एथलेटिक ट्रेनर्स वर्क विद नेशनल टीम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. जनरली होता क्या है कि जो एथलेटिक ट्रेनर होते हैं वो नेशनल टीम के साथ काम करते हैं, मतलब नेशनल टीम के ग्रुप में रहते हैं. वो जैसे डॉक्टर्स वगैरह साथ में रहते हैं. एक्चुअली इनका एथलेटिक ट्रेनर्स का काम क्या होता है ये समझ लीजिए. एथलेटिक ट्रेनर जो होते हैं उनका सबसे स्पेसिफिक वर्क होता है कि वो खिलाड़ियों को ये समझाते हैं कि वो खेल के दौरान किस तरह से दौड़ें, भागें, या जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी किस तरह से करें कि उन्हें चोट ना लगे या चोट कम से कम लगे. एक तो काम उनका ये होता है, ये ट्रेन करना. दूसरा उनका कार्य होता है कि वो खिलाड़ियों को जिनको चोट लग जाती है उनको रिहैबिलिटेट कराने में मदद करते हैं. रिहैबिलिटेट कराना मतलब उनकी चोट के कारण, जो इंजरी के कारण जो बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो मतलब उनको खेलने में जो दिक्कत पैदा होती है, उन दिक्कतों से उन्हें उबारने का काम करते हैं, रिहैबिलिटेट कराने का काम करते हैं. तो ये दो लक्की चाबी लग रही है पीछे. सो ये दो सॉरी स्टूडेंट्स, ये दो विशेष कार्य होते हैं एथलेटिक ट्रेनर के. जनरली एथलेटिक ट्रेनर्स वर्क विद नेशनल टीम्स, और जैसा कि हमें पता है कि एथलेटिक ट्रेनर जो होते हैं वो नेशनल टीम्स के साथ काम करते हैं. इन इंडिया देयर इज़ लिटिल स्कोप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. स्कूल और कॉलेजेस में बहुत लेस जॉब अपॉर्चुनिटी होती है. वेयर एज इन वेस्टर्न कंट्रीज़, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एथलेटिक ट्रेनर्स आर वाइडली अवेलेबल. जबकि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी यूरोपीय देशों में यदि जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एथलेटिक ट्रेनर की जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर उपलब्ध होती है. एथलेटिक ट्रेनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड होती है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़ में. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ की रोकथाम की उनकी सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है, और रिहैबिलिटेशन कराना इंजर्ड एथलीट्स को. ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं. दी एथलेटिक ट्रेनर वर्क्स विद कोचेज इन मेकिंग एंड सुपरवाइजिंग कंडीशनिंग प्रोग्राम्स. अब एथलेटिक ट्रेनर जो होते हैं वो खिलाड़ियों के कोच के साथ मिलकर उनकी कोलैबोरेशन में उनको सुपरवाइज करते हैं. उनको कोचेस को सुपरवाइज नहीं करते बल्कि खेलों को सुपरवाइज करते हैं, गेम प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करते हैं. उनके साथ गेम प्रोग्राम्स के साथ खिलाड़ियों की कंडीशनिंग कराते हैं. कंडीशनिंग मतलब कि मान लीजिए ओलंपिक हो रहा है तो ओलंपिक के लिए उनको मेंटली और फिजिकली ट्रेन कराने में कोचेस की मदद करते हैं कि उस खेल को ध्यान में रखते हुए उनको अपनी बॉडी को किस तरह से तैयार कराना है, इसमें मदद करते हैं. कंक्लूजन में हम कह सकते हैं दैट दी जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एजुकेटर्स आर वाइडली अवेलेबल. मतलब बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में, और स्पेशली हेल्थ और वेट कंट्रोल क्लब्स में, स्लिमिंग सेंटर्स में, फिटनेस क्लब्स में. लेकिन बट कैरियर्स इन एथलेटिक ट्रेनिंग स्पेशली इन इंडिया आर लिमिटेड. लेकिन एथलेटिक ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो भारत में अभी वो जॉब थोड़ी लिमिटेड है. हालांकि धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है, धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी. अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर्स में. सबसे पहले ये समझिए एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर होता क्या है. एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर का मतलब हो गया जहाँ पर हम प्रबंधन की बात करते हैं, जहाँ पर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं. यानी कि ऐसे लोग जो मैनेज कराने का काम करते हैं किसी चीज़ को, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, प्रबंधन में आ जाते हैं. अब खेलों के अंदर भी प्रबंधन होता है, जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब
हम टूर्नामेंट करा रहे होते हैं, कोई भी टूर्नामेंट चल रहा होता है, तो उस टूर्नामेंट को कराने के लिए बहुत सारी कमेटी बनाई जाती हैं। एडवर्टाइजिंग कमेटी होती है ना, और मुख्य मेन एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी होती है, और उसके अलावा मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होती है, और इसके अलावा जो है वो डेकोरेशन के लिए कमेटी बनाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कमेटीज़ बनाई जाती है जिनकी टूर्नामेंट को कंप्लीट कराने के लिए अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं। और उनके अंदर उन कमेटी में कौन होते हैं? उन कमेटी में वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के सुपरवाइज़र होते हैं, और सुपरवाइज़र के भी बॉस ऊपर मैनेजर्स होते हैं उन कमेटी के, मतलब जो मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो और उन सभी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, मतलब डायरेक्टर्स के ऊपर एक जनरल डायरेक्टर होता है जो सबका बॉस होता है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर भी निकलते हैं फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में। मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन के फील्ड में भी मैनेजर वगैरह होते हैं, और उनका काम होता है कि खेलों के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को सुचारू ढंग से कराना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ओइंग टू इंक्रीज स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस देयर इज़ अ नीड फॉर इंडिविजुअल्स ट्रेंड इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इस स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर आज आप देखते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे नए नए गेम्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो और बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। तो अब उन सभी प्रतियोगिताओं को संभालने के लिए, अच्छे से डील कराने के लिए स्पोर्ट्स मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो विशेष तौर पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ट्रेंड हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटी अलग अलग फील्ड्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि सच एज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे खेलों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट क्लब, स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजमेंट की बात करें, और फैसिलिटीज़ जो स्पोर्ट्स क्लब में दी जा रहे हैं उन फैसिलिटीज़ के मैनेजर की बात करें। स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए भी, जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग और प्रमोशन की एक कमेटी होती है टूर्नामेंट में, तो उसके अंदर भी मैनेजर होते हैं, एट्सेट्रा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कॉलेजेस होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां भी दे रही हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। जैसे होटल मैनेजमेंट होता है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, ऐसे ही फ़ॉरेन के अंदर ये डिग्री दी जा रही है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में MBA भी करा रहे हैं। ये एक बहुत लेटेस्ट कोर्स है, बट इन इंडिया इट इज़ इन द बिगिनिंग स्टेज, लेकिन भारत में अभी ये शुरुआती अवस्था में है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सोच सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को अपना कैरियर बनाने का, क्योंकि अभी यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है इस कोर्स में। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टॉट एज अ सब्जेक्ट एट बोथ लेवल्स, UG एंड PG। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाया जाता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाया जाता है। इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन देयर आर वेरियस फील्ड्स विद इन फिजिकल एजुकेशन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। भाई फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे वेरियस फील्ड्स निकल करके आते हैं, और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर हो गया, स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर हो गया, और स्पोर्ट्स प्रमोशन मैनेजर हो गया, और भी बहुत सारे कमेटीज़ होती हैं जिन कमेटीज़ के मैनेजर मतलब बनाए जाते हैं। अब मैनेजर होते हैं, उनके असिस्टेंट मैनेजर भी होते हैं, जनरल मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर भी होता है, ठीक है। और ये सारी जो पोस्ट होती हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पोस्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर का, सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। देखिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स होता है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में होते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी होता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौन रहते हैं? टीचर्स का विभाग है ये, जहाँ पे बच्चे फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं। मतलब एक उन्होंने विभाग ऐसा बना दिया कि शारीरिक शिक्षा का विभाग है, और इसके अंदर वो बच्चे, डिपार्टमेंट के अंदर वो बच्चे आ रहे हैं जो शारीरिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। अब अध्ययन कौन कराते हैं? टीचर कराते हैं। तो डिपार्टमेंट में
टीचर्स होते हैं, उन टीचर के अंदर क्या होता है, सीनियर टीचर होते हैं कुछ, और जो सबसे सीनियर टीचर होते हैं उन्हें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन हो गए, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, प्रबंधन करने वाले, जो ये देखते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट को कैसे चलाया जाए। तो ये एक पहले तरीके का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर हुआ फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। अब हम देखते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में उसका एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है। ये तो फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया एज अ सब्जेक्ट जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलग होता है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में क्या है, सारे गेम्स होते हैं, गेम्स के कोचेस खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों को ट्रेन करने वाले कोच होते हैं, और एक सीनियर कोच होता है। सीनियर कोच जो होते हैं उनको डिपार्टमेंट हेड बना दिया जाता है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है, और इसके अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये चुने जाते हैं, जो इन्हें एडीओ एईओ वगैरह कहा जाता है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। हर एक यूनिवर्सिटी में भारत की डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते ही होते हैं, ठीक है। The director of sports is responsible for the administration of various programs of games and sports। अब डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी होती है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी खेल कूद के कार्यक्रम होने वाले हैं, उन खेल कूद के कार्यक्रमों को वो कैसे कराएगा। अब वो खुद तो ये सब काम करता नहीं है, उसके नीचे उसके बहुत सारे कलीग्स होते हैं, वो उन कलीग्स की मदद लेता है कि, और उन कलीग्स के साथ साथ कोच होते हैं, कोच की मदद लेता है। तो ये सब लोग मिल करके उसकी मदद करते हैं खेल कार्यक्रमों को सक्सेसफुल बनाने में, उनको मतलब रियलाइज कराने में। सो दीज स्पोर्ट्स मे बी फाउंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर स्कूल कॉम्पिटिशन। द डेजिग्नेशन ऑफ एईओ और एडीईओ इज गिवन टू दैम। अब ये जो पोस्ट होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर स्कूल्स कंपटीशन के लिए भी देखी जा सकती हैं। मतलब जैसे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हो गया, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंपटीशन होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कूलों के लिए एक एईओ और एडीईओ भी मतलब चूज़ करके रखती है। जैसे सीबीएसई भी चूज़ करके रखती है, एईओ की पोस्ट बना करके रखती है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को सुपरवाइज करने का वाला सबसे बड़ा ऑफिसर, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। देयर मे बी द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल टू असिस्ट द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट। अब यूनिवर्सिटी लेवल पर जब हम बात करें तो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स को असिस्ट करने के लिए, मतलब उसकी सहायता करने के लिए, उसके नीचे एक पोस्ट होती है, डीएस के नीचे एक पोस्ट रहती है एडीएस की, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स की। द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेंस एंड वुमेन्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ही शी सुपरवाइजेस कोचेज एंड असिस्टेंट कोचेज। The director of sports must be knowledgeable regarding the rules and regulation of sports competition, including the eligibility of sports participants। अब देखो, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऐसे ही तो किसी को नहीं बना लेंगे कि भाई आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए किया है, आप आ जाओ स्पोर्ट्स डायरेक्टर बनने के लिए। तो उसको तो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो जानता है, वो कि इंसानों से कैसे काम लिया जाता है उसको इतनी तो जानकारी है, लेकिन गेम्स के रूल्स उसे नहीं पता, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसे कुछ नहीं पता गेम्स के बारे में। तो ये जो डीएस चुने जाते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स चुने जाते हैं, ये ऐसे लोग चुने जाते हैं जिनको स्पोर्ट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है, जो खुद भी कभी स्पोर्ट्स एज अ सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ा है, जो स्पोर्ट्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके होते हैं, ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स डायरेक्टर के लिए चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन। आई होप आई हैव चूज द रॉन्ग स्लाइड, लेट मी चेक दैट। 19 पेज नंबर 20। So in Western countries there are also intramural and और campus recreation programs। अब आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करो तो आप वहाँ देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या, अब तो इंडिया के अंदर भी इंट्राम्यूरल्स होते हैं। इंट्राम्यूरल मैंने आपको शायद नहीं बताया, लेट मी टेल यू दैट। इंट्राम्यूरल गेम्स होते हैं बच्चों, जो किसी, मान लीजिए जैसे आपका स्कूल हो गया एमएसएस इंटरनेशनल, यदि एमएसएस इंटरनेशनल के अंदर
हम क्रिकेट का टूर्नामेंट कराने लगें और अलग अलग क्लासेस की अलग अलग टीम निकल करके आ जाएं और उनका टूर्नामेंट हम कराएं, तो जो स्कूल की टीम्स के बीच में, किसी एक सिंगल स्कूल की टीम के बीच में अपनी ही टीम्स के बीच में मैच होता है, वो कहलाता है इंट्राम्यूरल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, म्यूरल का मतलब होता है एक वॉल। तो जो वॉल के अंदर हो, मतलब स्कूल की दीवार के अंदर, स्कूल के कैंपस के अंदर ही जो गेम स्कूल की टीम्स के बीच में हो रहा है, वो कहलाते हैं इंट्राम्यूरल गेम्स। और एक्स्ट्रा म्यूरल कौन से होते हैं? जो इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं एक स्कूल का दूसरे स्कूल की टीम से, वो होते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। मतलब जहाँ पर स्कूल से टीम बाहर जा रही है किसी दूसरे स्कूल में खेलने के लिए। तो इंट्राम्यूरल हमारे आजकल हमारे यहाँ पे हमारे देश में भी कराए जा रहे हैं, ठीक है। हमारे स्कूलों में भी कैंपस में रिक्रिएशन प्रोग्राम के रूप में कराए जाते हैं। रिक्रिएशन प्रोग्राम मतलब जिनसे बच्चों को थोड़ा सा नवीन ऊर्जा, नवीन आनंद, खुशी प्राप्त होती है ना, तरोताजगी का एहसास होता है, वो रिक्रिएशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो रिक्रिएशन प्रोग्राम्स के रूप में इंट्राम्यूरल गेम कराए जाते हैं। दीज प्रोग्राम्स हैव आल्सो एक्सपेंडेड टू इंक्लूड नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स आल्सो। और ये जो इंट्राम्यूरल होते हैं ये ना केवल बच्चों के लिए होते हैं, बल्कि कई बार क्या देखने में आता है कि टीचर्स का भी करा दिया इंट्राम्यूरल। हमारे यहाँ पर भी एक बार टीचर्स की रेस कराई थी बड़े सर ने, तो डायरेक्टर सर ने। तो ये टीचर्स के लिए भी होता है, क्योंकि उनको भी भाई वो रोज़ डेली पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ऊब जाते हैं, तो रिक्रिएशन की ज़रूरत टीचर्स को भी होती है। और स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, फैकल्टी के लिए भी होते हैं, स्टाफ मेंबर्स के लिए भी होते हैं। और जब बच्चे भी खेलते हैं, मान लीजिए टीचर पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे लेकिन गेम्स देख रहे हैं, तो उनको भी तो रिक्रिएशन वैसे भी देख कर भी मिल रहा है। भाई गेम देखने में भी तो आनंद आता है। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ इंट्राम्यूरल और द डायरेक्टर ऑफ कैंपस रिक्रिएशन। तो इसके लिए भी एक पोस्ट बना दी जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में है लेकिन अभी ये पोस्ट, कौन होता है इस पोस्ट का मेन ऑफिसर? डायरेक्टर ऑफ इंट्राम्यूरल बुलाते हैं उसे, या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रिक्रिएशन बुलाते हैं उसे, या कैंपस रिक्रिएशन बुलाते हैं। देयर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रमोट पार्टिसिपेशन। और उनका मुख्य काम क्या होता है? उनका विशेष काम ये होता है कि देखिए, हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को किसी ना किसी खेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन यही बताती है ना कि हर एक बच्चे के लिए एक खेल होना चाहिए और हर एक खेल के लिए एक बच्चा कम से कम होना चाहिए। मतलब सभी बच्चे एटलीस्ट किसी ना किसी खेल में पार्टिसिपेट करते हों। ये है फिजिकल एजुकेशन के स्कूल लेवल का लक्ष्य। तो डायरेक्टर ऑफ इंट्राम्यूरल का काम क्या होता है कि वो ये इंश्योर करे कि स्कूल का हर एक बच्चा किसी भी गेम में ज़रूर पार्टिसिपेट करता हो। अच्छा, तो स्पोर्ट्स प्रमोशन का काम होता है उसका। हिज हर अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी आर अप्रॉक्सीमेटली सेम एज इन अदर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। और उसकी जो अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली दूसरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जैसी ही होती है। मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो दूसरे मैनेजर्स होते हैं उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगभग उसके जैसी होती है। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन की हम बात करें, आजकल क्या होता है आप देखते होंगे कि इंडस्ट्रीज़ में भी जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं, जैसे आप बात करें नोकिया कंपनी की बात करें, सैमसंग कंपनी की बात करें, एलजी कंपनी की बात करें, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़, एमएनसीज़ की थिंकिंग आज के समय में क्या है, समझिएगा इस बात को, कि वो अपने एम्प्लॉय को चाहती हैं कि वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के काम करे। उसके लिए वो बहुत सारे फंडे अपनाती हैं। वो क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉय को फैमिली हेल्थ प्लान दे देंगी कि भाई तुम्हारी सैलरी के साथ साथ तुम्हें ये चीज़ फ्री में मिल रही है कि तुम्हारे परिवार की बीमारी के अंदर जो भी पैसा खर्च होगा वो कंपनी खर्च करेगी, कंपनी खर्चा उठाएगी आपके परिवार के बीमारी का। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कंपनी उठाएगी। आपको साल में 2 बार घूमने के लिए कहीं मतलब ट्रिप पर भी भेजेगी, ट्रिप स्पॉन्सर कर देती है। तीसरा, वो बीच बीच में गेम्स कराएंगी और योगा थेरेपिस्ट को बुलाएंगी, जो मतलब योगाचार्य होते हैं उनको बुलाएंगे कि वो उन्हें योगा कराएं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कंपनी का कि एम्प्लॉय को जितना टेंशन फ्री रखते हैं उतना ही उसकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, और वर्क परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाएगी तो फैक्ट्री का, कंपनी का फ़ायदा होगा। तो यही सोच करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस फंडे से निकल करके आए हैं। तो आजकल सभी एमएनसी और छोटी मोटी कंपनियां भी इस तरह के गेम्स कराती रहती हैं बीच बीच में। तो इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन बुलाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन में जो ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम
मतलब कराए जाते हैं। उन स्पोर्ट्स प्रोग्राम को मैनेज कराने वाले लोग जो होते हैं वो अपने फील्ड में मतलब क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं। और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक्टिविटीज़ के जो ये कार्यक्रम हैं उनको ठीक तरह से कराना, टीम्स की सेटिंग कराना, कंपटीशन का स्केड्यूल बनाना कि भाई किसका मैच किस तरह का मैच कब कराया जाएगा, और पूरे प्रोग्राम को सुपरवाइज करना जो भी फिटनेस से रिलेटेड है एम्प्लॉयज़ की। तो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन एक डेजिग्नेशन दिया गया है इस कंपनी में। मतलब कंपनी में एक पोस्ट रहती है डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन की। मतलब एक व्यक्ति ऐसा चुन लिया जाता है कि भाई इस व्यक्ति का काम ये होगा कि ये पूरे साल भर में ये देखेगा कि रिक्रिएशन प्रोग्राम कब कराना है, कंपनी के एम्प्लॉय का कब कब ज़रूरत होती है। Sports facilities management. There are always a number of people and organizations who want to have sports facilities. स्पोर्ट्स मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं ऐसी होती हैं जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ चाहती हैं वेयर दे कैन डू एक्सरसाइज फॉर रिमेनिंग हेल्दी। अब जैसे कि होटल्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, यहाँ पर जो होटल्स और इंडस्ट्रीज़ के ओनर होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो उनके गेस्ट हैं या उनके वर्कर्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। अब उसमें चाहे स्विमिंग हो, जिम्नेजियम हो, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर, स्टेडियम हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हो, आइस अरेना हो गए, एक्वेटिक सेंटर हो गए या स्विमिंग पूल वगैरह, इस तरह की फैसिलिटीज़ वो चाहती हैं। और ये फैसिलिटीज़ यदि हो, मान लीजिए किसी होटल वाले ने अपने होटल में स्विमिंग पूल की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई स्विमिंग पूल है, अब जो भी गेस्ट आ रहा है आप अपने आप देखिए, भैया जिसको पूल का एंजॉय करना है पूल एंजॉय कीजिए और जाइए। क्योंकि कुछ गेस्ट ऐसे भी होंगे भाई कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, किसी की डेथ ना हो जाए, तो और पूल के पानी का रखरखाव, उसकी स्वच्छता, उसके आसपास की सफाई मैनेजमेंट, तो उसके लिए एक मैनेजर अलग से अपॉइंट कर देते हैं वो जो पूल को मैनेज करता है। और अगर पूल के जैसा ही जिम भी कहीं अवेलेबल है होटल में, जिम्नेजियम है, तो जिम और पूल का एक कंबाइंड मैनेजर बना दिया। तो इस तरह से स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए भी एक पोस्ट निकल करके आ जाती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर्स की ओर। अब परफॉर्मेंस रिलेटेड जिसमें हमें प्रदर्शन करना होता है, और ये प्रदर्शन मतलब हमने क्या सीखा है हम वो दिखाते हैं उसके अंदर। फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में मतलब स्पोर्ट्स के अंदर हमने क्या सीखा है, अब हम उन कैरियर्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो परफॉर्मेंस रिलेटेड सबसे पहला कैरियर तो होता है एज प्लेयर। भाई आप कोई भी गेम चूज़ कर रखा है आपने, आप खिलाड़ी हैं, आप बैडमिंटन खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, कुश्ती रेसलिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, या क्रिकेट खेलते हो, या हॉकी खेलते हो, तो हर एक खिलाड़ी को क्या करना होता है, अपनी परफॉर्मेंस को शो करना होता है, अपना प्रदर्शन करना होता है। मुझे क्या आता है, मेरी स्किल्स कैसी हैं, मेरी टेक्निक्स कैसी हैं, वो सब दिखाना होता है। तो अब ये उसको ये सब दिखाने के बदले में क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। वो टीम में खेल रहा है, एक एक 1.5 लाख रुपए एक एक मैच के मिल जाते हैं। तो ये परफॉर्मेंस रिलेटेड एक कैरियर हो गया कि अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कि हम किसी टीम का हिस्सा लें और उससे हमारी कमाई भी हो, तो ये एक कैरियर बन जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें एज ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स के अंदर कौन आ जाते हैं, ऑफिशियल के अंदर आ जाते हैं जो अधिकारी लोग होते हैं। जैसे क्रिकेट की ही हम बात कर रहे हैं तो खिलाड़ी, एक तो कैरियर ये हो गया कि आप कोई प्लेयर बन गए। दूसरा कैरियर क्या हो गया भाई, एम्पायर भी होते हैं जो निर्णय लेते हैं, मतलब लेग एम्पायर, थर्ड एम्पायर है ना, विकेट एम्पायर, ये सारे मतलब होते हैं, 3-3 4-4 एम्पायर होते हैं किसी किसी गेम में। अच्छा, हॉकी में येलो कार्ड दिखाते रहते हैं वो, उसमें फुटबॉल में कार्ड दिखाते रहते हैं, तो ये ऑफिशियल्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो इन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने वाली कमेटी हैं, उन कमेटी के भी ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, कोचेज़ होते हैं। तो ये सब अधिकारियों के रूप में एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि इनको भी क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ये भी कमाई करते हैं। कोई शौक के लिए थोड़ी जाते हैं कि भाई देखो मुझे शौक है एम्पायर बनने का और मैं फ्री में एम्पायर बनूंगा किसी मैच में, ऐसा नहीं होता है। उनको पैसे दिए जाते हैं, उसके पर डे उनकी सैलरी होती है, तो पर मैच उनकी सैलरी होती है।
तो ऑफिशियल्स के रूप में एक सेकंड कैरियर हमारा निकल करके आ जाता है, ठीक है। और ये बड़े लेवल की, हमने नेशनल लेवल की बात करें या किसी स्कूल लेवल की बात करें, हर लेवल पर ये कोचेज़ या एम्पायर या कमेटी मेंबर्स सभी होते हैं और इनकी अपनी सैलरी होती है। नेक्स्ट कैरियर इज़ कैरियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया। अब देखिए कम्युनिकेशन मीडिया में भी फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, कैरियर इन कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कम्युनिकेशन मीडिया से मतलब क्या है कि जिसमें हम किसी मैच, किसी टूर्नामेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, की जो जानकारियां हैं, वो जानकारियां वहाँ से किसी दूसरे इंसान तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो वो किस किस तरीके से हो सकता है? सबसे पहला तरीका, सबसे फेमस तरीका क्या है कि ब्रॉडकास्ट होता है वो टीवी चैनल्स के थ्रू। टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्टिंग होती है मैच की, तो वहाँ पर बहुत सारे कैरियर बन जाते हैं, बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। उसमें दूसरा उसके अलावा क्या होता है, रेडियो पर प्रसारित होता है, एफएम और विविध भारती और ये रेडियो प्रसारण पर उनका रेडियो चैनल्स पर उनका प्रसारण किया जाता है खेलों का। तीसरा तरीका क्या होता है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आप पढ़ते हैं, खेल जागरण करके है ना, एक पेपर पूरा खेल से रिलेटेड आता है, तो उसके अंदर अलग अलग खेलों की सूचनाएं लिखी होती हैं। फोर्थ है मैगजीन्स के थ्रू मिलता है, और फिफ्थ है किताबों के थ्रू मिलता है। किताबों में बहुत सारी जानकारियां हमें पढ़ने को मिलती है, कुछ लोग किसी किसी खिलाड़ी पर किताब लिख देते हैं। फिर ये सारी चीज़ें को जो भी लोग इन सब कामों को कर रहे होते हैं, चाहे कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा हो, एंकरिंग कर रहा हो, या कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ लिखने के लिए न्यूज़ लेकर के आ रहा है, कोई फ़ोटो खींच के ला रहा है किसी खेल का न्यूज़पेपर में छापने के लिए, उन सबको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो ये भी कैरियर अपॉर्चुनिटी है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, जो कैरियर किस में है, कम्युनिकेशन मीडिया में है, ठीक है। अब बहुत सारे चैनल आप देखते हैं जो स्पोर्ट्स कवरेज देते हैं, केबल टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, जैसे ESPN हो गया है ना, इस 10 स्पोर्ट्स हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, जो 24 घंटे केवल स्पोर्ट्स और गेम्स की कवरेज देते रहते हैं। सो बहुत सारे कैरियर निकल करके आते हैं कम्युनिकेशन मीडिया में, जो कि नीचे बताएगा। सबसे पहला स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, स्पोर्ट्स पत्रकारिता। पत्रकार जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ लेकर के आते हैं, लेकिन न्यूज़ कैसी, मर्डर की न्यूज़ नहीं लाते, खेलों की न्यूज़ लेकर के आते हैं, तो वो खेलों की न्यूज़ लाने वाले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहलाते हैं, और उनको पैसे मिलते हैं, और उनका ये काम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कहलाता है। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या करते हैं कि वो खेलों की, अब आप मान लीजिए किसी एक ऐसे इंसान से कहें जिसे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो कि भाई क्रिकेट की न्यूज़ ले आओ, तो वो क्या लेकर के आएगा कि भाई एक लकड़ी का बैट सा पकड़ के एक खड़ा हुआ था, एक दौड़ के आया, उसने बॉल फेंकी, अब उसे ये भी नहीं पता बॉल कैसी फेंकी, अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया, उसे नो बॉल क्या होती है नहीं पता, उसे नहीं पता शॉर्ट पिच बॉल थी, या ये 6 लगा या 4 लगा, या वो रन आउट डिक्लेयर हुआ है, मतलब उसे अगर कुछ जानकारी ही नहीं है खेल के बारे में, तो वो क्या न्यूज़ लिख पाएगा। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो लोग बनते हैं जिन लोगों ने कभी उस पर्टिकुलर खेल को अपने जीवन में खेला हो और उसकी बहुत बेसिक लेवल पर जाकर जानकारी रखते हो, बहुत कोर लेवल की जानकारी उस खेल की रखते हो, जिनको उसके हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, कौन कौन पुराने खिलाड़ी थे उनके बारे में जानकारी हो, क्योंकि मतलब जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और रिपोर्ट्स के अंदर क्या है, एक्सप्लेन ही तो करना होता है। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ये कैरियर है, लेकिन हर एक इंसान के लिए नहीं है। किसके लिए है? जो फिजिकल एजुकेशन जिसने चुना हो अपने कैरियर के रूप में, उस कोर्सेज़ को पढ़ा हो, उन कोर्सेज़ के अलावा उसने कहीं ना कहीं मतलब गेम्स को भी अपने उस पर्टिकुलर खेल को खेला भी हो। नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी इन कम्युनिकेशन मीडिया इज़ बुक राइटिंग। अब बुक राइटिंग का भी अपना स्कोप है। कुछ लोग किताबें लिखते हैं, सचिन तेंदुलकर पर किताब लिखी, सुनील गावस्कर पर किताब लिखी, सौरव गांगुली पर किताब लिखी। तो अब किताब लिखते हैं, वो पूरा अध्ययन करते हैं उनके जीवन का, उनके हर एक मैच की बारीकियों को समझते हैं, हर एक मैच में उनके पूरे लाइफ स्टाइल को समझते हैं, सब चीज़ों की बड़ी बारीकी से व्याख्या करते हैं। और इतनी बारीकी से व्याख्या कब कर सकते हैं? जब उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी हो। तो फिर अगेन वही बात आ जाती है, बार बार मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें अच्छे से कि भाई
जब तक आप उस खेल की डेप्थ में नॉलेज नहीं रखते हैं तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते, ना किसी को कुछ बता सकते हैं। सो बुक राइटिंग एक सेकंड कैरियर। अब बुक राइटिंग जब कोई किताब लिख देता है, जानते हो फिर कितनी कमाई होती है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर पर किताब लिखी गई, अब उस किताब को जब पब्लिश कर दिया जाता है तो पब्लिशर लिखने वाले को रॉयल्टी देता है कि हर एक किताब पर जब भी ये किताब बिकेगी, मान लीजिए 100 रुपये की किताब बिकी तो उस 100 रुपये की किताब में से 10 रुपये आपके अकाउंट में चले जाएंगे। अब 1000 किताबें बिकी तो 100 रुपये आपके, अब 10,000 किताबें बिकी तो 1000 रुपये आपके, और 1,00,000 किताबें बिकी तो 10,000 रुपये आपके। इस तरह से रॉयल्टी आती जाती है, मतलब सॉरी, जब तक वो किताब बिकती रहेगी तब तक आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो और ये कई कई लाख प्रतियां बिक जाती हैं और रॉयल्टी 20% रॉयल्टी होती है। तो बहुत अच्छी इनकम किताब लिखने वाले को मिलती रहती है और वो कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं कि साल 2 साल, जब तक आजीवन, सारे जीवन भर के लिए उसको रॉयल्टी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। सो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी ठीक वैसे ही होता है कि स्पोर्ट्स में, खेलों में फोटोग्राफर्स बुलाए जाते हैं, वो फ़ोटो खींचते हैं, अपने फ़ोटो न्यूज़पेपर को जाके बेचते हैं, मैगजीन्स को जाके बेचते हैं, और एक एक फ़ोटो के कई कई हज़ार, कई कई मतलब 10-10, 12-12 हज़ार रुपये भी मिल जाते हैं अच्छे फ़ोटोग्राफ्स के। आपने बोमन ईरानी का नाम सुना होगा, वो आजकल तो वैसे तो एक्टिंग का काम करते हैं, पर पहले वो भी फ़ोटोग्राफ़र हुआ करते थे, और वो बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, रेसलिंग, फाइट जो होती हैं उनकी फ़ोटोग्राफी किया करते थे। तो अच्छा खासा उनका बिज़नेस इससे चलता था, फ़ोटोग्राफी उनको पसंद थी। तो स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़र जो होते हैं वो भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं आजकल, ये भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी निकल करके आ जाती है। लेकिन स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी करने के लिए भी गट्स चाहिए। गट्स मतलब उसको पता होना चाहिए कि किस तरह का फ़ोटो बिकेगा, किस तरह के फ़ोटो की वैल्यू है, और वो कब पता होगी, जब वो किसी क्रूशियल एक्टिविटी की जानकारी रखता होगा, और गेम्स की जिसको अच्छे से जानकारी होगी, स्पोर्ट्स की जिसको अच्छे से समझ होगी। नेक्स्ट है बुक पब्लिशिंग का। अब देखिए, बुक राइटिंग तो एक बात हो जाती है, बुक को पब्लिश कौन करता है, कोई पब्लिशर करता है। पब्लिशर की पब्लिकेशन कंपनी होती है, तो पब्लिकेशन कंपनी चलती हैं कई, मतलब स्पोर्ट्स के बेस पर ही, कि वो स्पोर्ट्स मैगजीन है, बस स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैगजीन छापते हैं जी, और स्पोर्ट्स की न्यूज़ लाते हैं। तो अब पब्लिशर का भी घर चल रहा है, पब्लिशर को भी अर्निंग मिल रही है उससे, और पब्लिकेशन कंपनी के अंदर 100-100, 200-200, 400-400, 500 लोग काम करते हैं। तो और अलग अलग जगह के अलग अलग लोग काम करते हैं, और बहुत सारी पब्लिकेशन कंपनी, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहा है क्या, फिजिकल एजुकेशन का फील्ड। ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बन जाती है, लेकिन ये कब होगा, जब आपको स्पोर्ट्स की समझ होती है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, जैसा कि बताया, टीवी चैनल होते हैं वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, खेलों को मतलब ब्रॉडकास्ट करते हैं, और उसमें बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, 10 स्पोर्ट्स हो गया, ESPN हो गया। तो ये ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारण, किसी टीवी चैनल से के माध्यम से प्रसारण करना, या रेडियो के माध्यम से प्रसारण करना। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी कौन होते हैं, एंकर होते हैं, एंकर की अच्छी खासी सैलरी होती है, कैमरामैन होता है उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है, और टेक्नीशियंस होते हैं उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये एक बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मार्केटिंग भी एक इसमें फील्ड निकल करके आता है। मार्केटिंग में क्या होता है कि देखिए, जहाँ पर भी कोई टूर्नामेंट होने वाला है, अब टूर्नामेंट के अंदर टूर्नामेंट की मार्केटिंग की जाती है। कैसे की जाती है, लोगों तक उसकी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, उसको मतलब लोगों को अवेयर किया जाता है कि भाई ये टूर्नामेंट होने वाला है, उसकी टिकट बिकती हैं, फिर टिकट्स बिक करके पैसे आते हैं, पैसे बिकने से वो खिलाड़ियों का सब खर्चा, रहने वहने का, एकोमोडेशन वगैरह, वो सब चीज़ें निकलती हैं। तो स्पोर्ट्स मार्केटिंग अपने आप में एक नई कैरियर अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और इसमें वास्तव में ये बड़ा अच्छा फील्ड है। दूसरा, स्पोर्ट्स कंपनी होती हैं, जो जैसे आपके यहीं पड़ोस में प्रतापपुर में नेशनल स्पोर्ट कंपनी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग बैट बना रहे हैं,
बॉल बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना रहे हैं। उन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को दुकानों पर बेचने के लिए मार्केटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग एजेंट्स उनको जा कर के शो करते हैं कि भाई ये इतना प्राइस है इस कंपनी का, ये सब, और वो कन्विंस करते हैं शॉपकीपर्स को जो इन मतलब इक्विपमेंट्स को अपनी शॉप पर बेचते हैं। जो स्पोर्ट्स शॉप्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मार्केटिंग एजेंट्स पहुँचते हैं कंपनीज़ के। तो कंपनी उन लोगों को अपॉइंट करती है। अब मान लीजिए आप क्रिकेट का बैट बेचने के लिए जा रहे हैं, आपने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, तो आप क्या बताएंगे उस बैट की खूबी क्या है? आप तभी बता पाएंगे जब आप खुद क्रिकेट खेलते हो, उसके बारे में जानकारी रखते हो। तो ये कहानी होती है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक बढ़िया फील्ड है और इसमें अच्छी खासी इनकम लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस फील्ड में वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अब जैसा कि मैंने बताया, मार्केटिंग के लिए अपॉइंट कौन करती हैं? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अपॉइंट करती हैं। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री है आपके यहाँ पे प्रतापपुर में, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्या होता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट सब बनाए जाते हैं, सामान बनाया जाता है, पैड बनते हैं और क्रिकेट के बैट बनते हैं, बॉल बनती हैं, विकेट्स बनते हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हेलमेट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है और पूरी टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। एक एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट कारीगर रखे जाते हैं जिनको बहुत डेप्थ में नॉलेज होती है कि किस तरह का क्रिकेट बैट जो है वो हेल्पफुल होगा क्रिकेटर के लिए। तो कंक्लूजन ये है, कुल मिला के बात, निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, बशर्ते कि हम इसको चूज़ करें और अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें। और स्किल्स डेवलप हो ही जाती हैं जब हम मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, और बहुत अच्छी उसके बाद हम अपनी आजीविका चला सकते हैं। और आज के कंपटीशन के युग में जहाँ पर सब लोग, पता चला सब इंजीनियर बन रहे हैं, पता चला सब डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो फिज़िकल एजुकेशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पर लोगों को कोई नई दिशा मिल रही है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड ने, सेक्टर ने क्रिएट की हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।